इंडियन संकेत में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी आपका। झारखंड में पहले चरण का चुनाव आज हो गया है, अच्छे वोट पड़े हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर पर फैसला आया है। सब पर कानून का राज। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार का भी पहला बयान आ चुका है। सूबे में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर सियासत फिर से तेज हो गई है। इस मामले में विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मामले को साथ ही में योगी सरकार का भी बयान आ गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर योगी सरकार का यह कहना है कि कानून का राज ही सुशासन की पहली शर्त है। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस निर्णय से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, माफिया प्रवृत्ति के तत्व या संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने से आसानी होगी। और दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती का यह कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी के व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जमाते उलेमा हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित यह केस था। एससी ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाया और इस मामले में सख्त टिप्पणी की। अदालत ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि किसी भी मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर घर या मकान तोड़ना ठीक नहीं है। ये मामला दिल्ली के उत्तरी पूर्व क्षेत्र का है। कुछ लोगों का उत्तर प्रदेश में यह भी मानना है कि इससे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर कल्चर पर या मध्य प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है उसके बुलडोजर कल्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लखनऊ से आते हैं सुधीर सक्सेना जी और भोपाल में रहते हैं। आपने मध्य प्रदेश भी देखा है, उत्तर प्रदेश भी देखा है। ये बुलडोजर राज है क्या और क्यों एक ही समुदाय के लोगों पर इसको चलाया जाता है? और क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करो, चाहे वो आपराधिक छवि के हों, चाहे वो गैर आपराधिक छवि के हों? जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर बुलडोजर एक्शन हो जाएगा। क्या कहना है आपका सुधीर सक्सेना जी? धन्यवाद आत्मजीत जी। देखिए, जो बुलडोजर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आज, वो बहुत जरूरी, सामयिक और दूरगामी महत्व का है और ये न्याय के जो मूलभूत सिद्धांतों के परिपालन में नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करता है। ये तो इस फैसले के बारे में त्वरित टिप्पणी है, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर संस्कृति पिछले कुछ वर्षों में पनपी है और वहीं पर इसको प्रश्रय मिला है, जहां पर हिंदुस्तान के प्रांतों में बुलडोजर संस्कृति वहीं पनपी है जहां पर डबल इंजन सरकारें हैं। तो आप इस बात पर गौर करें कि बुलडोजर संस्कृति वहीं क्यों पनपी जहां पर डबल इंजन सरकारें हैं। बुलडोजर को बने हुए करीब करीब पूरे मान के चलिए 100 साल हो गए और ये अमेरिका के कंसास प्रांत में पिछली सदी में 1923 या 24 में पहला बुलडोजर बना था। तो बुलडोजर एक यंत्र नहीं है, बुलडोजर एक मानसिकता है। अगर आप इसको मानसिकता माने तो आप ये सहज ही समझ सकते हैं कि जहां जहां डबल इंजन सरकारें हैं वहीं पर ही बुलडोजर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, या वहीं पर लिंचिंग की घटनाएं क्यों होती हैं, या वहीं पर फर्जी मुठभेड़ें क्यों होती हैं, या वहीं पर पुलिस अभिरक्षा में लोग क्यों मार दिए जाते हैं। तो आपको ये बहुत साफ हो जाएगा कि इन सारी चीजों के पीछे कौन सी निरंकुश, हिंस, बर्बर और प्रतिशोध की मानसिकता काम कर रही है। मैं आपको लगभग 30 साल पहले के घटनाक्रम में ले जाना चाहूंगा, सन 90 के आसपास, जब मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर स्वायत्त शासन मंत्री हुआ करते थे, नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने भोपाल में बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। उनको मैंने माया पत्रिका में बुलडोजर मंत्री की संज्ञा दी थी। वे मेरे घर आए थे और उन्होंने इसका खूब आनंद लिया था और बाद में वो बुलडोजर मंत्री कहलाते रहे। लेकिन उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किसी से भी बदला लेने के लिए
किसी का घर अनावश्यक रूप से ढहाने के लिए या किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं लिया था, बल्कि भोपाल में सुविधा के लिए, भोपाल के सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। तो ये मानसिकता में फर्क है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार के दौर में देखें तो उज्जैन में, खरगोन में और अन्यत्र उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर, यहाँ तक कि गांधी जी के आश्रम और सर्व सेवा संघ के कार्यालय पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, तो इसमें तो सबसे मुद्दे की बात यह है कि न्यायपालिका में कार्यपालिका की घुसपैठ का ये प्रमाण है। भारतीय संविधान में कार्यपालिका के, न्यायपालिका के और विधायिका के, तीनों के अलग अलग कार्यक्षेत्र बताए गए हैं। उनकी शक्तियों और उनकी सीमाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया गया है, और अगर उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन तीनों स्तंभ करें तो कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन सिर्फ आरोप के आधार पर या किसी को चिन्हित करके, या कोई आपके अनुकूल नहीं है या कोई उस धर्म या संप्रदाय का है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, उसके घर को ढहा दिया जाना निश्चित ही संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है और उन समस्त मान्यताओं के खिलाफ है जिन्हें हमने सदियों के अंतराल में अपने सांस्कृतिक मूल्य के तौर पर अर्जित किया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कविवर प्रदीप के की कविता की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया है। ये पंक्तियां हैं: अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो जो घर का सपना होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत जरूरतें हैं, एक आदमी तिनका तिनका चुनकर, और खास तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, वो तिनका तिनका चुनकर एक घर के रूप में आशियाना बनाते हैं। आप बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, या वो व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, या वो व्यक्ति आपसे रजामंद नहीं है, उसके अगर घर को तोड़ देते हैं, तो निश्चित ही, जिसको हम प्राचीन भाषा में कहें, ये पाप कर्म है जिससे कि किसी भी सत्ता को बाज आना चाहिए। अब निश्चित ही इसके पीछे, बुलडोजर संस्कृति के पीछे दुर्भावना का, घृणा का, वैमनस्य का और प्रतिशोध का हाथ है, और इसका लक्ष्य या इसका अभीष्ट होता है उत्पीड़न, दमन, प्रतिशोध या जातीय उन्मीलन। तो इस तरह से जो चीजों में जो लगातार शेप ले रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे लगता है कि माइलस्टोन फैसला है। लेकिन जिस तरीके से डबल इंजन की सरकारें बदनीयत से काम कर रही हैं और कानून में लेकुना निकालकर ये इनके प्रकारेण उसी रास्ते पर चल रही हैं जो उनको सुहाता है या जो उनके अनुकूल पड़ता है, उससे यह आश्वस्ति बहुत मुश्किल है कि डबल इंजन सरकारें अपनी हरकत से बाज आएंगी। सुप्रीम कोर्ट को या निचले कोर्ट को या हाई कोर्टों को इस बारे में सचेत रहना होगा। नागरिक अधिकारों के संगठनों को भी इस बारे में सचेत रहना पड़ेगा। अन्यथा जो कुछ घट रहा है, आप देख रहे हैं कि कानून की आंखों में किस तरह से धूल झोंकी जा रही है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बुलडोजर चलाने के लिए या किसी घर को नेस्तनाबूद करने के लिए अगर कोई अफसर जिम्मेदार है तो उसको दंडित किया जाए, उससे जुर्माना वसूला जाए। तो अब हम आते हैं झारखंड के चुनाव पर। तो झारखंड में जो मतदान का प्रतिशत है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो कम भी नहीं है, स्वस्थ। जी, झारखंड पे हम चर्चा करें, एक चर्चा और जो है इसमें विषय योग्य है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भी बयान आया। उन्होंने कहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए उन्हें मुआवजा दिया जाए और इसमें शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और उसके बाद अखिलेश यादव का एक कानपुर की रैली में बयान ये आया कि अब बुलडोजर गैराज में खड़े कर दिए जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 9 विधानसभाओं के इलेक्शन 20 तारीख को होने हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिल्ली के मामले में जो आया है, क्या इसका असर 9 विधानसभाओं में जो वोटें पड़नी है 20 तारीख को, इसका प्रभाव पड़ेगा? और दूसरी बात, जिन अधिकारियों पर नकेल कसने की बात सपा के मेंबर पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव उनके सुप्रीमो कर रहे हैं,
क्या वो नकेल कसी जाएगी? क्योंकि देखा जाए तो ये बुलडोजर जो कल्चर है ये ऊपर डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप शुरू किया गया और चीफ मिनिस्टर इसको बड़े वहां के योगी आदित्यनाथ इसको बड़े उससे लेते हैं कि ये तो देखिए ये जो हमने किया है, हमने सुशासन कर दिया और कोई हमारे खिलाफ बोल नहीं सकता, हम सबको निस्ता नाबूद कर देंगे। और उनके देखा दाखी आपने देखा उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस में किस तरीके से रिजॉर्ट की दीवारें गिरा के उनके फोरेंसिक जो सबूत थे वो मिटाए गए। उसके बाद आपने देखा आप ही के मध्य प्रदेश के सीएम जो नवनिर्वाचित सीएम है शिवराज चौहान के टाइम तो बुलडोजर चलता था, कार्रवाई होती थी, पर जब से ये आपके नए सीएम आए मनोज यादव तब से तो और उसका चलन शुरू हो गया है। और इस तरीके से कल उनकी एक फोटो मैंने देखी, एक बेटी को उन्होंने उठा रखा था, बच्ची को साड़ी में और उसके हाथ में तलवार थी। तो किसी ने कहा भाई बच्चों के हाथ में तो किताब होनी चाहिए, आप छोटे बच्चों के हाथों में तलवार देके उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो ये जो नया हिंदुत्व है, खासकर हमारे जो हिंदी पट्टी कहते हैं जिसको, या गोबर पट्टी कहते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, इसमें ये जो बुलडोजर कल्चर है, क्या ये नए हिंदुत्व का आगाज है? और सपा, कांग्रेस और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो हाशिए पे खड़ी हैं और उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं जिन पर ये बुलडोजर चलता है? जयपुर में आपने देखा एक परिवार के ऊपर जो वहां पर भी उसकी दीवारें गिरा दी गई क्योंकि वो कुछ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोला। जब वहां पे कोई अनुष्ठान चल रहा था उसने कहा भाई ये अनुष्ठान तो यहाँ नहीं होता है, ये पहली बार हो रहा है। तो जब उसने उनसे लड़ने की कोशिश की तो उसके आपने दीवारें गिरा दी उसकी वहां पर राजस्थान में। बाद में पता लगा कि वो तो खुद ही बीजेपी का कार्यकर्ता था और हिंदू था, क्योंकि उसका नाम जो पहला नाम था वो मुसलमान के नाम से राइम करता था, तो उनको लगा कहीं नवाब जो है वो मुसलमान ना हो। बाद में पता लगा कि भाई वो तो हिंदू है। तो ये नए हिंदुत्व की राजनीति कहां तक चलेगी और क्या बुलडोजर के सहारे ही ये हिंदुत्ववादी सोच चलेगी, या जैसे पहले चलता था कि सब एक बराबर, एक समान और एक समावेशी, हम लोग संस्कृति में जन्मे पले बड़े हुए, तो ये समावेशी संस्कृति क्यों खत्म होती जा रही है? बुलडोजर तो समावेशी संस्कृति को खत्म कर रहा है, भाईचारे को खत्म कर रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन को खत्म कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर रहा है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। धन्यवाद आदमी जी। देखिए आपने बहुत मार्के की बात कही और मूलभूत चीजों को पकड़ने की चेष्टा की है। समावेशी संस्कृति या सामाजिक संस्कृति या सेकुलर संस्कृति या मानवीय संस्कृति, आप उसको कोई भी नाम दें, आज उस पर इस तरह का खतरा मंडरा रहा है कि आने वाला समय कैसा होगा इसको लेकर तमाम बुद्धिजीवियों से लेकर जो मानवीय मूल्यों में या सेकुलर परंपरा में आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय है। तो आप गौर करें कि जैसे मैंने ये डबल इंजन सरकारों की बात की कि चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे बुलडोजर संस्कृति हो या प्रतिशोध की घटनाएं हो, वो वहीं क्यों घट रही हैं जहां पर डबल इंजन सरकारें हैं। तो बुलडोजर जो है वो एक मानसिकता है और भगवा नेताओं की पसंद है। वो लिंचिंग भी इन्हीं नेताओं की पसंद है जिनका यकीन सहिष्णुता, सदाशयता, मैत्री, भ्रातृत्व में नहीं बल्कि प्रतिशोध, हिंसा और बर्बरता में है। मध्य प्रदेश में जुम्मा जुम्मा 8 रोज भी नहीं हुए हैं जबकि यहाँ पर हजारों लड़कियों या युवतियों ने शस्त्र प्रदर्शन का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। तो शस्त्र संचालन का सामूहिक प्रदर्शन करना और राजाश्रय में करना और उसको राजकीय प्रश्रय या प्रोत्साहन दिया जाना दर्शाता है कि भगवा पार्टी हिंदू समाज के डीएनए को बदलने की दिशा में लगातार कोशिशें कर रही है। वो हिंदुओं को प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे में डूबी या आस्था रखने वाली कौम के बजाय एक ऐसी कौम या एक ऐसे मत या ऐसे एक संप्रदाय या ऐसे एक धर्म में बदल देना चाहती है जिसकी आस्था हिंसा में हो, वैमनस्य में हो और प्रतिशोध में हो। तो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं वो निश्चित ही चिंतनीय है और हम लोग और समस्त विचारशील लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं। और यही चीजें हैं जो भविष्य में गृह युद्ध या एक और विभाजन की नींव रखने का काम कर सकती हैं और इसके प्रति हम सब लोगों को सचेत रहना होगा। आपने इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें भी कही, तो
तो बात सिर्फ बुलडोजर या लिंचिंग तक सीमित नहीं है। आप हरियाणा में नूह की घटनाओं को याद करें, आप राजस्थान की घटनाओं को याद करें, आप छत्तीसगढ़ में 3 व्यक्तियों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इसलिए मार दिया गया कि उन पर आरोप था कि वो अन्यत्र से अपनी गाड़ी, अपने ट्रक में गो मांस लेकर आ रहे हैं। आज की तारीख में आप किसी को ये कहें कि इसने गोकशी की थी या इसके घर में गोमांस पाया गया या ये गोमांस का सेवन करता है, तो उसके बाद उसको कैफियत देने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ इस तरह की हिंसक कार्रवाई की जाएगी कि बहुत मुमकिन है कि वो जान से हाथ धो बैठे। तो इस तरह का ये जो मानसिकता, ये जो बर्बर मानसिकता है, जो हिंस्र मानसिकता है, ये जो प्रतिशोध की मानसिकता है, ये लगातार बड़े पैमाने पर लोगों के मनों में घर करती जा रही है, जिसका कि प्रमाण हम यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र हमें देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक सबक लेने की बात है, मैंने पहले ही कहा कि डबल इंजन सरकारें और उनके नेतागण कानून में लैकुना तलाश लेते हैं, और अगर आप निर्लज्ज हैं, अगर आपके आंखों में हया नहीं है और आंखों में पानी नहीं है, तो आपके लिए कोई कानून कहीं कोई मायने नहीं रखता है। और अगर बड़े पैमाने का पर आप कानूनों का उल्लंघन करते हैं और मनचाही तरीके से, निरंकुश तरीके से अपने अपनी चीजों को अंजाम देते हैं, तो ये मानकर चलिए कि कोर्ट के लिए भी उनकी रोकथाम बहुत मुश्किल होगी। एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज के नागरिक ही इन चीजों को रोक सकते हैं, बशर्ते वे इस खतरे को समझें और इसकी रोकथाम के लिए समवेत होकर प्रयास करें। आत्मजीत जी, मेरा विषय अब आपसे साथ झारखंड का ये रहेगा कि झारखंड में 5 बजे तक की पोलिंग का जो आंकड़ा आया था, वो वोट परसेंटेज बता रहा था 64.86। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 64.86। केरला में वायनाड का जो पोलिंग बता रहा था परसेंटेज, वो बता रहा था 60.79। ये 5 बजे की मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ। अब अगर मैं 7:30 बजे, 7:45 बजे का समय है, अगर मैं 7:45 बजे इसको देखता हूं, तो झारखंड फेज 1 की पोलिंग जो है अब दिखा रहा है 65.71। 64.86 से दिखा रहा है 65.71। और पिछले 2019 में वोटिंग परसेंटेज थी 63.7। तो 65.71 और 63.7 में 2% का फर्क है वोटिंग परसेंटेज। और अगर यही मैं देखूं वायनाड में, तो वायनाड का वोटिंग परसेंटेज उतना ही है जितना 5 बजे था, 60.79। तो झारखंड में वोट परसेंटेज बढ़ा है। और जो आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें कहीं कहीं 75% वोट भी पड़ा है। और सबसे कम वोट जो पड़ा है वो रांची में पड़ा है। रांची की, क्योंकि शहर का मामला है, जमशेदपुर और रांची में आपको पता है, ईस्ट वेस्ट जमशेदपुर में और रांची में वोटें कम पड़ती हैं। तो उनका अगर सबसे ज्यादा वोट देखें तो सबसे ज्यादा वोट जो है, अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो बहारागोड़ा में 76.15% वोट पड़ा है। और सबसे कम जो रांची में वोट पड़ा है वो करीब जमशेदपुर ईस्ट में 56.99, जमशेदपुर वेस्ट में 56.53। और जैसे कि मैंने आपको कहा रांची का भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रांची में वोट पड़ा है 52.27। सबसे कम वोट जो है वो रांची में पड़ा है। कोटका में पड़ा है 72.29। सेरीकेला, सरायकेला, जिसमें चंपई सोरेन लड़ रहे हैं, वहां वोटिंग परसेंटेज है 71.54। और सिसई में वोट पड़ा है 71.21। तो 70, 71, 72% वोट अनुसूचित जनजाति और SC ST क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पड़ी है। शहरों में हालांकि वोट कम पड़ी। हजारीबाग में 59.18 है, हुसैनाबाद में 59.41 है, ईचानगर में 69 है, डाल्टनगंज में 64.8 है, छतरपुर में 60.91 है, और तमाम और चीजों पर। तो ये जो 5 बजे का आंकड़ा, और उसके बाद अब जो 7:30, 7:45 बजे, भी 8 पूरे नहीं बजे, 8 बजे हो सकता है ये फिगर और चेंज हो जाए, 2% ज्यादा वोट पड़ा है इस बार झारखंड में। तो इसका मतलब है कि एक तरफ तो हवा चली है, अब वो हवा पोलराइजेशन और बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं उनकी तरफ हवा चली है, या संस्कृति बचाने के लिए जो कैरेक्टर है झारखंड का, ट्राइबल क्षेत्रों का, क्योंकि ये जो 43 सीटें हैं इसमें से 23-24 ऐसी सीटें हैं जो ट्राइबल बेल्ट की हैं, जहां पे कोयले की खदानें भी हैं, अदानी का भी बिजनेस इंटरेस्ट है,
तो ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 2%, पिछली बार से इस बार 63.7 से 65.71 आया है, इस वोटिंग परसेंटेज डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं? और क्या इसमें जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने रिकवरी की थी, 33% से 50% वोट हो गया था उनका, तो क्या इस बार भी वो लीड जो है वो बरकरार रहेगी, या झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे झारखंड में? क्या आपका जी एनालिसिस है और क्या आपका प्लान है? देखिए अजीत जी, आपने जो झारखंड का आंकड़ा दिया है 65.71%, और वायनाड में शाम तक का था 7.79%। तो झारखंड में जो सूचनाएं मिली हैं, और जिस तरीके से शहरी इलाकों के बजाय ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है, तो उससे ऐसा लगता है कि इसका लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चे और कांग्रेस को मिल सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चे को इसलिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चे की पकड़ ग्रामीण या दूरस्थ इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक है, और शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अपेक्षाकृत मजबूत जनाधार है। तो इस तरीके से देखें तो झारखंड में जो कि हेमंत सोरेन वहां पर आदिवासी अस्मिता के प्रतीक बनकर उभरे हैं, और जिस तरीके से 25 वर्षों की अवधि में 20 वर्षों तक लगभग वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन वहां वो विकास की बातें लिखने में विफल रही है। रोजगार या प्रगति या समृद्धि के नाम पर झारखंड के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो छल किया है, वो अगर लोगों को समझ में आता है तो ये मानकर चलिए कि झारखंड में सत्ता कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन के हाथों में बनी रहेगी। बहरहाल आज चंपई सोरेन, बहुआ माझी, डॉक्टर अजय कुमार, पूर्णिमा दास, सरयू राय, बन्ना गुप्ता और गीता कुड़ा के भाग्य मतपेटी तो नहीं कहेंगे, ईवीएम में कैद हो गए हैं। अब दिक्कत यह है कि मतदान और मतगणना के प्रतिशत में अंतर नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम पिछले कुछ चुनाव में देखते आए हैं, जिसकी ओर परकाला प्रभाकर से लेकर अनेक लोगों ने संकेत किया और उसको बार बार रेखांकित आज भी किया जा रहा है। इसी तरह बिहार की 4 सीटों के लिए उपचुनाव में नतीजे जो भी हो, लेकिन वहां प्रशांत भूषण का मुगालता दूर होता है, या वहां का मतदाता उनको इतने वोट देता है कि वो आगे चुनाव मैदान में अपने को बरकरार रखने के लिए फैसला करें, पक्ष या विपक्ष में, ये देखना दिलचस्प होगा। और महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प बात यह है कि अजित पवार का जो साक्षात्कार आया है, जो चारों तरफ बहुत ही उत्सुकता से जैसे सुना और देखा जा रहा है, और एक नवाब मलिक का भी बयान कुछ दिनों पहले आया था। उनका कहना था कि चुनाव के बाद अजित पवार के हाथों में महाराष्ट्र के सत्ता की किल्ली यानी कुंजी होगी। और अजित पवार के इंटरव्यू पे गौर करें, और कुछ और लोग भी ये मानकर चल रहे हैं कि अजित पवार जिस तरीके से अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बयानबाजी से परहेज कर रहे हैं, और उन्होंने अपने तमाम लोगों को कहा है कि शरद पवार साहब के बारे में कोई भी अनर्गल बातचीत न की जाए, न कोई बयान दिया जाए, न उन पर आक्षेप या आरोप लगाए जाए। और उन्होंने कुछ अन्य पार्टियों के, अपने सहयोगी पार्टियों के नेताओं के बयानों पर भी ऐतराज जताया है, जिसमें उन्होंने शरद पवार साहब को लेकर लांछन लगाए थे और उन्होंने उसको पसंद नहीं किया है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि हालांकि अजित पवार महायुद्ध के घटक दलों में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा महाराष्ट्र में उभरती है तो अजित पवार वहां पर क्रूशियल या बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना होगा कि वो शरद पवार, जिन्हें हम आधुनिक चाणक्य मानते हैं, और महाराष्ट्र का सबसे अधिक तजुर्बेकार और दूरदृष्टि और अनुभवी नेता के तौर पर जिनको देखा जाता है, तो वो शरद पवार के भतीजे ही नहीं बल्कि शरद पवार के चेले भी हैं, और उन्होंने शरद पवार से ही राजनीति के नुस्खे, गुर या मंत्र सीखे हैं। रही बात वायनाड की, तो मुझे लगता है कि वायनाड में जो लगभग 50% मतदाता ईसाई और इस्लाम के धर्मावलंबी हैं, अन्य लगभग 50% वहां पर हिंदू है। और जिस तरीके से वहां जनाधार कांग्रेस का रहा है, वो पिछले 3 चुनावों में लगातार कांग्रेस जीती है, और राहुल गांधी के प्रति एक दो वहां का अनुराग है, और गांधी नेहरू परिवार को वहां जिस तरह का सम्मान प्राप्त है, और तो प्रियंका के लिए वहां जीत हासिल करना सिर्फ एक औपचारिकता होगी,
और हमें जल्द ही संसद में भाई बहन की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता की भावनाओं को व्यक्त करती नजर आएगी। आत्मजीत जी। जी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 43 सीटों पर झारखंड में चुनाव हो रहा है। उसमें भाजपा ने अपने प्रतिद्वंदियों पर 33.37% की अच्छी बढ़त हासिल की थी 2024 के चुनाव में, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 18.95%, कांग्रेस के 13.52% और राजद जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल आपका जो बिहार का है, उसने 3.07% वोट हासिल किए थे। अगर तो तीनों का आंकड़ा मिला दें तो टोटल वोट परसेंटेज बनता है 35.54, जो लोकसभा के चुनाव के मैं आपको लेटेस्ट फिगर्स बता रहा हूं। तो 35.54 इंडिया गठबंधन का था और भारतीय जनता पार्टी का 33.37 था। इस बार ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी AJSUP वो भी इस चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में है और गठबंधन में चिराग पासवान के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी है। तो जाहिर तौर पर झारखंड में लड़ाई जो है वो पैनी है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जबकि भाजपा की कुल संख्या 2019 के परिणाम में 2019 में उनकी 13 सीटें लोकसभा में आई थी, 2019 के बाद 2024 में वो सीटें घटकर 8 रह गईं, पर पहले चरण के मतदान में करने वाली 43 सीटों में 26 में भाजपा की बढ़त हासिल थी और 26 सीटें ही SC/ST ट्राइबल बेल्ट की भी आती हैं, जिसमें 20 अनुसूचित जाति और 6 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति की, माफ कीजिएगा, 20 सीटें और 6 सीटें अनुसूचित जाति की आती हैं। तो इस बार SC/ST वोट, ट्राइबल वोट ही डिसाइडिंग फैक्टर है। फर्स्ट फेज में अगर JMM और कांग्रेस लीड ले जाते हैं तो जाहिर तौर पर दूसरे फेज में भी लीड उसी पार्टी की होगी। हालांकि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है इस बार, बम्पर वोटिंग हुई है, 63.7 2019 में था, इस दफा 65.7, मतलब 2% वोट बढ़ा है। बम्पर वोटिंग से उम्मीद है लोगों को कि JMM कांग्रेस के खाते में ज्यादा वोट गए। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए सुधीर सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।